विधानसभा उपचुनाव फतेह और सीएम भजनलाल का नया प्लान तैयार। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की खास रिपोर्ट। उपचुनाव जीत के बाद प्लान के संकेत मिले हैं। विश्वसनीय सूत्रों से राइजिंग राजस्थान के बाद अलग अंदाज में दिखेंगे मुख्यमंत्री। कार्यकर्ताओं और जनता से नए सिरे से संवाद का नया प्लान बना है। जिलों के दौरे के अलावा बड़े स्तर पर फैसले भी दिखेंगे। एक साल की परफॉर्मेंस और जनप्रतिनिधियों के फीडबैक पर कई फैसले लेंगे। ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। मंत्रिमंडल में विभागीय फेरबदल भी संभव है। राजनीतिक नियुक्तियों के दौर भी शुरू होंगे। संघ विचार परिवार के प्रमुख लोगों के साथ भी संवाद शुरू होगी। सत्ता संगठन में भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले नेताओं को मिल सकता है सत्ता संगठन का लाभ। नए लोगों को भी मिलेगा काम करने का मौका। पुराने अनुभवी नेताओं के अनुभव का भी लाभ लिया जाएगा। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री के भाषणों से भी मिले थे ऐसे ही संकेत। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीतिक साख, ये शब्द उपचुनाव में छाए रहे। अब उपचुनाव के नतीजे जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए तो सियासत में नया मोड़ आ गया। अब एक नए प्लान की बात हो रही है। ऐश्वर्य, आपकी रिपोर्ट में क्या नया प्लान दिखाई पड़ता है? क्या कुछ होने जा रहा है अब बड़ी जीत के बाद? देखिए, नया प्लान जो है वो साफ तौर पर यह है कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि राइजिंग राजस्थान के बाद एक अलग भूमिका में वो दिखेंगे। यानी कि जन सुनवाइयों का जो इंतजार है कि मुख्यमंत्री की जन सुनवाई कब होगी, लोगों के बीच में कब जाएंगे, और एक कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता व्यस्त रहे, अब उपचुनाव आ गए तो कार्यकर्ताओं की भी कई उम्मीदें हैं। उनमें कार्यकर्ताओं को लगता है कि राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, एक संगठनात्मक कई बदलाव होंगे। तो हमारे पास जो संकेत मिलते हैं वो यहाँ पर ये मिलते हैं कि संगठनात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सियासी तौर पर संगठनात्मक बदलाव में मिसाल के तौर पर यदि किसी पदाधिकारी को राजनीतिक नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे में उसकी जगह पर दूसरे किसी जिम्मेदार और काबिल कार्यकर्ताओं को वो दूसरा मौका दिया जाए। कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं, या तो वो हार भी गए या हारे नहीं तो उन्हें चुनाव में मौका नहीं मिला। तो चूंकि पहली राजनीतिक नियुक्तियां, 2-3 राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी, उनमें कुछ वरिष्ठ नेता आ भी गए थे, लेकिन और भी कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको महती जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं कि उनको आगामी दिनों में जिम्मेदारी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पास सूचना थी कि कहां पर किस स्थिति में वो उनकी सरकार है। तो जहां कहीं भी ब्यूरोक्रेट्स को लेकर शिकायतें मिली है या जिनका काम सही नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों से फीडबैक के आधार पर हो सकता है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े बदलाव कर दिए जाएं। और जो अब हमारे पास संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही मिल रहे हैं कि 15 के बाद मुख्यमंत्री की जनसुनवाइयां तेजी से शुरू होंगी। लोगों से मेल मुलाकात और कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, और उसके बाद आगामी दिनों में कई फैसले किए जाएंगे। हालांकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी सामने हैं। निकाय चुनाव में भी फतेह करनी होगी, क्योंकि इस जीत को बरकरार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब तब रख पाएगा जब धीरे धीरे उसके काम भी हों, उसकी उम्मीदों पर सरकार खरी उतरे। क्योंकि कई बार ऊपर के स्तर पर बदलाव हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर कई बदलाव नहीं हो पाते हैं। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर जो कार्यकर्ता उम्मीद लगाकर चलता था या जो आरोप लगाता था कि सिस्टम सही नहीं है, उस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, सिस्टम के लोग वहीं रहेंगे लेकिन काबिल लोगों को दूसरी जगह बिठाना पड़ेगा। ये हर सिस्टम में चलता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भी अपने लिहाज से काबिल अफसरों को तलाशती है, भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से काबिल अफसरों को तलाशती है। तो ऐसा सब कुछ देखने को आगामी दिनों में मिल सकता है। और ये तय मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री इस जीत के बाद आश्वस्त हैं और इस जीत की आश्वस्ति के बाद आगामी दिनों का रोड मैप तैयार करते हुए कई फैसले करेंगे। शिखा, ऐश्वर्य, जो उपचुनाव के नतीजे आए थे, खासतौर पर हम झुंझुनू की बात करते हैं, जब रामगढ़ सीट की बात करते हैं, तो ऐसे में देखा गया था, खिवसर भी जोड़ लीजिए ऐश्वर्य इसमें, तो देखा गया था कि अब अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं का सिर्फ चेहरा नहीं चलेगा, जनता कार्य भी चाहती है, ऐसा माना गया। क्योंकि नतीजों ने साफ किया जिस तरह से जो दिग्गजों की प्रतिष्ठा रही, परिवारवाद की बात लगातार हुई, टिकट के वितरण में भी एक तरह से विवाद
हुआ और ऐसे में आरोप लगाए गए परिवारवाद के। अब जनता ने नकारा और कार्य के बलबूते विकास को लेकर जो नारा दिया था उसे जनता ने अपनाया। क्या लगता है ऐश्वर्य, जब इस तरह से बड़ा परिवर्तन हुआ है तो ये प्लान वही है जो उपचुनाव के नतीजों से पहले तैयार किया गया था या फिर कुछ बदलाव अब इसमें दिखाई दिया है? क्या नए सिरे से फिर इसकी कवायद हुई ऐश्वर्य? जो आप बात कर रहे हैं कि अनुभवी को नकार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुभव को पार्टी की ओर से अनुभव को हमेशा तवज्जो मिलती है। अनुभव का अगर हम उदाहरण देखें तो यहीं पर रेवंत राम डांगा के पास लंबा अनुभव था। जीत और हार से परे अनुभव भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि रहा हो और जनप्रतिनिधि रहने के बाद ही उसे अनुभव मिला हो, बिना जनप्रतिनिधि के भी अनुभव मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीत के आते हैं। हाँ, हम शांता देवी को मान सकते हैं अनुभवहीन या अनुभव उन्हें कम हो, लेकिन औरों को अनुभव माना जा सकता है। कई बार किसी को मौका मिल जाता है, किसी को मौका नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि जनता जो है वो हमेशा सियासी लड़ाई में हमेशा एक हरियाणा पैटर्न को हम जोड़ सकते हैं। हरियाणा पैटर्न कई बार घातक हो जाता है उन लोगों के, और किसी के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो यहाँ पर हरियाणा पैटर्न, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हरियाणा जैसा पैटर्न राजस्थान में लागू हो जाए, लेकिन ये एक राजनीति का और समाजवाद का एक सामान्य सा सिद्धांत होता है। किसी क्षेत्र में किसी का बोलबाला होता है तो दूसरे लोग उस बोलबाले वाले के खिलाफ कई बार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं या कर दी जाती है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी जाती है। कोई भी संगठन होता है, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। तो यहाँ पर वरिष्ठ और अनुभवी लीडर हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी आगामी दिनों में तय कर दी जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी व्यस्त करना होता है संगठन को, और नयों को मौका देना होता है। जैसे इस बार नयों को मौका दे दिया जाता है, कोई नए लीडर हैं उनको राजनीतिक नियुक्ति दे दी जाती है। नए का मतलब उन्हें इससे पहले राजनीतिक नियुक्तियों में अनुभव नहीं है, या मंत्री रहने का या विधायक रहने का अनुभव नहीं है, तो फिर उन्हें अनुभव, उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने जो संगठन में काम किया है तो उन्हें राजनीतिक नियुक्ति दे दी जाती है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता नए होते हैं, उन नयों को भी फिर मौका मिलना होता है, तो उनको संगठन में मौका दे दिया जाता है कि लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं। और काबिल कार्यकर्ताओं की खेप को संगठन हमेशा पहचानता है, और मुख्यमंत्री हैं, संगठन में रहे हुए हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि कौन काबिल है और किसे कब मौका दिया जाना चाहिए। और इन सबके अलावा कई बार ऐसी जरूरत होती है कि अनुभव को किसी भी कीमत पर साइडलाइन नहीं किया जा सकता। अगर भारत देश की हम बात करते हैं तो भारत देश में रामायण एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रामायण को मैं यहाँ से जोड़ूंगा राजनीति से। तो रामायण में भी उस वक्त राम नीति चलती थी, राजनीति उससे नहीं कहा जा सकता। तो उस दौर में ऐसा होता था कि जामवंत जी जो थे वो सबसे अनुभव व्यक्ति थे, सबसे अनुभव ज्यादा वो रखते थे। तो भगवान श्री राम जो होते थे वो जामवंत जी से सलाह लेते थे। तो आज की राजनीति में कोई भी राजनीति हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या दूसरी बड़ी पार्टियों की राजनीति हो, उनमें वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनका सुझाव कई बार लिया जाता है, पूछा जाता है और उनको तवज्जो दी जाती है। ये सामान्य सा सिद्धांत होता है। बिल्कुल और तो जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐश्वर्य, बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले नेताओं को मौका, इसमें अनुभव को भी जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ जो नए हैं उन्हें भी मौका। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे